मेरे साथ वाला व्यापारी सुबह मुँह अंधेरे ही कमरे से निकल गया था। मैं होटल के अकबी हिस्से में लगी हुई टोंटियों पर जाकर नहाया और होटल की दुकान से नाश्ता किया। नाश्ता के दौरान मैं भी सोचता रहा। मुझे मुंडा पंप कैंप और तर्जनापुली रेलवे स्टेशन के दरमियान किसी मकाम से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है इस इलाके में मेरे फ़रार की इत्तला अभी ना पहुंची हो। नाश्ते से फारिग होकर मैं किसी हजाम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं ढलानी छत के एक बोसीदा से मकान के बरामदे में मुझे हजाम की एक दुकान नज़र आ गई। मैंने शेव बनवाई और वहाँ से निकलकर बंदरगाह की मुखालिफ सिमत में चलने लगा। मेरे जहन में कोई वाज़ेह प्रोग्राम नहीं था, बस उस ख्याल से चल पड़ा था कि बंदरगाह के सिक्योरिटी गार्ड से जिस कदर दूर रहा जाए अच्छा है। वो एक छोटी सी पगडंडी थी जो नारियल के झुंडों के दरमियान से होकर गुजर रही थी। मैंने नीली और काली वर्दी वाले पुलिस के 3 सिपाही देखे जो एक आदमी को घसीटते हुए किसी झोंपड़ी से बाहर ला रहे थे। मैं जल्दी से एक करीबी झुंड में छुप गया। सिपाही उस आदमी को लिए हुए धनेशकोडी की आबादी की तरफ चले गए और मैं झुंड से निकलकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं उसी रास्ते पर सफ़र कर रहा हूँ जिस रास्ते से बैलगाड़ी में सवार होकर आया था। थोड़ी देर बाद मुझे धनेशकोडी से आती हुई एक बैलगाड़ी मिल गई। मैं उसमें सवार हो गया। बैलगाड़ी में कुछ मर्द और औरतें पहले से सवार थीं। उनकी आपस की गुफ्तगू से मुझे मालूम हुआ कि पिछले गांव में पुलिस एक ऐसे कैदी की तलाश में आई थी जो मुंडा पंप जेल से फरार होकर इधर आ गया है, और ये फरार होने वाला कैदी मेरे सिवा और कौन हो सकता था। मुझे फिक्र हुई। यहाँ की पुलिस को मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी थी और मैं किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता था। दोपहर को बैलगाड़ी एक गांव में पहुंची। वहां खाना वगैरह खाया गया। इस दौरान में 2-3 आदमियों ने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं बैलगाड़ी के डंडों से टेक लगाए बैठा ऊँघने का तासुर देता रहा। खाने के बाद बैलगाड़ी का सफ़र फिर शुरू हो गया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि बैलगाड़ी उस रास्ते पर नहीं जा रही जिस रास्ते से मैं धनेशकोडी पहुंचा था। कालबंद गांव से निकलने के बाद उसने रास्ता तब्दील कर दिया था। अब उसका रुख केराला के मगरब की जानिब था और ये बात मेरे हक में थी। मैं खुद भी मुंडा पंप कैंप की सिमत में नहीं जाना चाहता था जहां दुश्मन मेरी ताक में थे। थोड़ी देर बाद आसमान पर काली घटाएं छा गई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बैलगाड़ी की बांस की छत पर तरपाल डाल दी गई और गाड़ी बांधने गाड़ी एक कुने दरख्त के नीचे रोक दी। आधे घंटे बाद बारिश का जोर टूटा तो हम फिर आगे रवाना हुए। उसके बाद जो गांव आया वहां तमाम मुसाफिर उतरकर चल पड़े और गाड़ी बांधने बैल खोल दिए। मैं भी एक तरफ रवाना हो गया। मैं किसी को ये तसर नहीं देना चाहता था कि मैं इस गांव में अजनबी हूँ। खुदा जाने मैं कब तक यूं ही बेमकसद चलता रहा। बारिश की वजह से ज़मीन गीली थी। कहीं कहीं पानी भी खड़ा हुआ था, लेकिन कीचड़ ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ज़मीन रेतली थी। आगे छोटी छोटी टेकरियाँ थीं जिन पर इक्का दुक्का दरख्त और झाड़ियाँ उगी हुई थी। मैं एक टेकरी पर पहुंचा तो सामने ही नीचे चंद झोंपड़ियाँ नज़र आई। इन झोंपड़ियों से ज़रा दूर चंद लोग लकड़ियाँ जमा करके एक चिता तैयार कर रहे थे। इस छोटे से गांव में गालबन कोई मर गया था जिसे जलाने की तैयारी की जा रही थी। टीले के दाएं जानिब दरख्तों की ओट में एक खंडर नज़र आ रहा था। मैं चलते चलते थक गया था। सोचा थोड़ी देर इस खंडर में बैठकर सस्ता लूँ और कुछ आइंदा के बारे में सोचूं। मैं चित्ता तैयार करने वाले तामिल लोगों की नज़रों से बचता हुआ खंडर में पहुंच गया और एक गिरी हुई दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वहां से मुझे चित्ता का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मैं गौर करने लगा कि आइंदा मुझे क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। ये तो तय था कि इस तरह सफ़र करते हुए मैं पाकिस्तान हरगिज़ नहीं पहुंच सकता था। पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ से बहुत दूर था और रास्ते में बेशुमार खौफनाक जंगलात, सरब फलक पहाड़ और शोरीदा सरतरिया हायल थे जिन्हें मुझ जैसा तन्हा और बेसरो सामान शख्स अबूर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शहरी ज़राए इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वहाँ कदम कदम पर इंडियन इंटेलिजेंस और पुलिस मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ जासूसी ही नहीं बल्कि कई बड़े सरकारी अफसरों का कातिल भी बन गया था और पंजाब और यूपी में मेरी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था। मैं किसी फैसले पर ना पहुंच सका और सर चटक कर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद एक दहशत ज़दा सी निस्वानी चीख मेरे कानों से टकराई।
मैंने चौंक कर आंखें खोल दी और चिता की तरफ देखा। चिता तैयार हो चुकी थी और उसके करीब साधु किस्म का एक नेम उरियान शख्स बैठा तमिल जबान में कुछ श्लोक पढ़ रहा था। उसे थोड़े फासले पर चंद लोग मुर्दे की अर्थी उठाए खड़े थे। लड़की बुरी तरह मचल रही थी, उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर अर्थी ज़मीन पर रखकर मुर्दे को चिता पर लिटा दिया गया और दोनों मर्द लड़की को चिता की तरफ घसीटने लगे। अचानक मेरे जहन में कूंदा सा लपका, कहीं ये लोग लड़की को भी मुर्दे के साथ जलाना नहीं चाहते। उसी वक्त दहशतज़दा तामिल लड़की की लर्जती हुई आवाज़ उभरी, भगवान विष्णु, मैं सती नहीं होना चाहती, मुझे बचा लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की मरने वाले की बीवी थी और गांव वाले उसे शोर की लाश के साथ जलाना चाहते थे। ये इंतहाई इंसानियत सोच और बेहमाना रस्म हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में अभी तक राइज थी। अपनी जान बचाने के लिए वो बेवा लड़की जिस तरह जदोजहद और फरियाद कर रही थी, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। लिहाजा मैंने फैसला कर दिया कि इस बदनसीब लड़की को सती की रस्म की पेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैंने वहाँ मौजूद लोगों का जायज़ा लिया। साधु समेत वो 8 आदमी थे, मगर सब के सब दुबले पतले और कमज़ोर, जैसा कि वहाँ के लोग होते हैं। फिर भी मैं तन्हा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, जबकि मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। खुशक लकड़ियाँ पर घी या तेल डालकर चिता को आग लगा दी गई और संग दिल गाँव वाले लड़की को भड़कते हुए शोलों की तरफ धकेलने लगे। मेरे अंदर जैसे बिजली सी कड़की और मैं उछलकर चिता की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे अपनी तरफ भागते आता देखकर वो लोग एक पल के लिए रुक गए। मैंने सबसे पहले इन दोनों पर हमला किया जो लड़की को चिता की तरफ घसीट रहे थे। मैं न सिर्फ उनसे ताकतवर था बल्कि एक तरबियत याफ्ता लड़ाका भी था। मैंने एक तामिल पर छलांग लगाई और दाईं कोनी मारकर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और दूसरे को गर्दन से दबोच लिया। उसी असनात 2 आदमी मुझ पर हमला आवर हुए। मैंने एक के पेट में लात रसीद की और दूसरे को सर से बुलंद करके इन तीनों आदमियों पर फेंक दिया जो एक साथ मेरी तरफ झपट रहे थे। वो चारों आपस में उलझकर गिर पड़े। मैं दौड़कर चिता के चबूतरे पर चढ़ गया। श्लोक पढ़ने वाला साधु खौफजदा होकर भाग खड़ा हुआ। मैंने जलती हुई एक लकड़ी उठाई और उन पर हमला कर दिया। वो लोग पहले ही मेरी ताकत के मुजाहरे से खौफजदा थे। अब जो जलती हुई लकड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ा तो वो भी मुड़कर गांव की तरफ दौड़ पड़े। मैंने लकड़ी फेंक दी। इस अरसे के दौरान मैं वो बेवा तामिल लड़की सुगड़ी सिमटी एक तरफ खड़ी रही थी। मैंने झपट कर उसका बाजू पकड़ा और उसे एक तरफ घसीटते हुए तामिल ज़बान में कहा, जल्दी से भाग चलो, कहीं वो लोग वापस ना आ जाएं। वो तो पहले ही तैयार थी। हम दोनों ने टेकरी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। टेकरी की दूसरी तरफ पहुंचने के बाद लड़की रुक गई और मेरा हाथ खींचकर एक तरफ इशारा करते हुए बोली, वहाँ उस तरफ चलो। मैं उसके बताए हुए रास्ते पर दौड़ने लगा। लड़की मेरे आगे आगे दौड़ रही थी। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 साल की थी। उसका रंग वहाँ के बाशिंदों की तरह बिल्कुल स्याह था और आंखें किसी नागन की आंखों की तरह शरबती थीं। सती करने से पहले उसके माथे पर कैसर लगाया गया था। उसने काले रंग की एक सस्ती सी साड़ी बांध रखी थी जिसका बॉर्डर सुर्ख था। मैंने दौड़ने के दौरान ही उसका मुकम्मल जायज़ा ले लिया था। लड़की मुझे एक ख़ास सिमत में लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद हमें अपने अकब में हल्का हल्का शोर सुनाई देने लगा। तामिल लड़की ने घबराकर पीछे देखा और अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मैंने दौड़ते दौड़ते तामिल ज़बान में पूछा कि वो मुझे कहाँ ले जा रही है। वो फूली हुई सांसों के दरमियान बोली, आगे कोटा पलम है। तामिल ज़बान में कोटा पलम उन कदीम गुफाओं और खंडरों को कहा जाता है जहां पुराने राजाओं के ज़माने में वेश्कन्याओं को रखा जाता था और देवदासी किस्म की इन हुसीन लड़कियों की परवरिश सांप के जहर पर की जाती थी। तमिलनाडु में ऐसी गुफाएं अब भी कहीं मौजूद हैं, लेकिन वेश्कन्याओं को पालने का रवाज ख़त्म हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तामिल लड़की इन गुफाओं की तरफ क्यों जा रही है, जबकि हमारे दुश्मन हमें वहाँ आसानी से घेर कर पकड़ सकते थे। सामने ही दरख्तों के दरमियान एक कोटा पलम नज़र आ रही थी। तामिल लड़की मेरा हाथ पकड़कर उस तरफ लपकी। हमारे पीछे देहातियों का शोर बढ़ता जा रहा था। लड़की मुझे लिए हुए कोटा पलम की एक तारीख खो में दाखिल हो गई। ये खो कभी उस गुफा का दरवाज़ा रहा होगा, लेकिन अब उसकी दहलीज ज़मीन में धंस चुकी थी
और दरवाजे की जगह एक मेहराबी सुराख बाकी रह गया था। अंदर गुप्त अंधेरा था। लड़की मेरा हाथ थामे हुए तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि रास्ता हमवार है लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि दौड़ते हुए मुझे ढलान सी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहा, ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की, वो लोग हमें यहाँ पकड़ लेंगे। वो हामते हुए बोली, चले आओ, वो कोटापलम में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकते। इन कोपाओं के राज सिर्फ हमारे ख़ानदान में सीना बेसीना चले आ रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़की की रफ्तार कम हो गई। मैंने महसूस किया कि अब वो गिन गिन कर कदम उठा रही है। देहाती कोपा के दहाने पर पहुंच गए थे और चीख चीख कर हमें बाहर आने का हुक्म दे रहे थे, लेकिन अंदर कोई नहीं आ रहा था। तब तामिल लड़की ने बताया, इन कोपाओं के खुफिया रास्ते सिर्फ हमारे नाग देवता की पूजा करने वाले ख़ानदान ही को मालूम हैं। अगर कोई दूसरा इन कोपाओं में दाखिल हो जाए तो पटक जाएगा और तमाम ज़िंदगी बाहर नहीं निकल सकेगा। गांव के लोग दहाने पर खड़े धमकियां दे रहे थे कि बाहर निकल आओ, वरना कोपा में आग लगाकर धुआं भर दिया जाएगा। तामिल लड़की बराबर गिन गिन कर कदम उठा रही थी और मैं उसका हाथ थामे उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। एक जगह वो रुक गई और मुड़कर गार की दीवार की जानिब 3 कदम चली। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। एक तो उसका स्याह रंग, ऊपर से स्याह साड़ी, उसका पूरा वजूद तारीकी का एक हिस्सा बन गया था, लेकिन उसकी नागन की तरह चमकती आंखें मुझे नज़र आ रही थीं। उसने सरगोशी में कहा, यहाँ कहीं खुफिया रास्ता मौजूद है। इस अंधेरे में उसकी सरगोशी भी मुझे नागन की फुंकार की तरह सुनाई दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।